नमस्कार, मैं हूं अभिषेक शुक्ल। हमारी खास पेशकश पड़ताल में स्वागत है आप सभी का। दंतेवाड़ा जिले की ढोलकल पहाड़ी पर ध्वंस हुई गणेश प्रतिमा को जोड़कर दोबारा प्रतिष्ठित कर दिया गया। 10वीं शताब्दी की इस गणेश प्रतिमा की पहचान छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि पूरे भारत में रही, लेकिन 26 जनवरी की सुबह इस प्रतिमा के गायब होने और फिर पहाड़ियों के नीचे खंडित अवस्था में मिलने के बाद से पूरा बस्तर, पूरा छत्तीसगढ़ सकते में था। सरकार ने मुस्तैदी दिखाते हुए प्रतिमा के 60 से ज्यादा टुकड़ों को न केवल इकट्ठा किया बल्कि उसे कामयाबी के साथ जुड़वा भी दिया। अब प्रतिमा अपने पुराने रूप में और पुरानी जगह में मौजूद है, लेकिन इस मामले से जो सवाल खड़े हुए उनका जवाब लेना बहुत जरूरी है। तो इस हफ्ते हम इन्हीं प्रश्नों, इन्हीं आशंका और चिंताओं की पड़ताल करेंगे जो जुड़े हैं गणेश प्रतिमा के ध्वंस से। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ढोलकल पर्वत पर मूर्ति को जोड़ लिया गया है और इसके बाद ग्रामीणों ने दोबारा इस मूर्ति को स्थापित होने के बाद एक उत्सव मनाने का फैसला किया है। हर वसंत पंचमी पर अब ढोलकल पर्वत पर इसी तरह आसपास से ग्रामीण जुटेंगे और एक मेले का आयोजन होगा। गांव वाले मेले और ये जो आयोजन है इसके जरिए एक तरह से इस ढोलकल की सुरक्षा का भी प्रण ले रहे हैं और आने वाले समय में दोबारा ऐसी इस इलाके में कोई घटना न हो, इसके लिए भी गांव के लोगों ने सुरक्षा समिति बनाने का फैसला किया है। 6 दिन की कड़ी मेहनत के बाद बीते 1 फरवरी को ढोलकल पहाड़ी पर फिर से विराज गए गणपति। पुरातत्व विभाग की टीम ने युद्ध स्तर पर प्रतिमा को दोबारा जोड़ने का काम किया। स्थानीय प्रशासन और गांव वालों की मदद से प्रतिमा फिर से वहीं स्थापित हो गई, जहां वो 1000 साल पहले मौजूद थी। मूर्ति का 90% हिस्सा बरामद कर लिया गया था, जिसे पुरातत्व विशेषज्ञों ने कड़ी मेहनत के बाद जोड़ दिया। मूर्ति जोड़ने की खुशी में ढोलकल पर्वत पर मेले का आयोजन किया गया था। दिन भर लोग खुशियां मनाते और झूमते गाते रहे। ग्रामीणों ने कहा कि अब वो मूर्तियों को संरक्षित करने ग्राम समिति बनाएंगे और दोबारा ऐसी घटना होने नहीं देंगे। पुरातत्वविद अरुण शर्मा की अगुवाई में बनी टीम ने जैसे ही गणेश प्रतिमा पुनर्स्थापित की, पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। बसंत पंचमी के दिन ये प्रतिमा फिर से स्थापित हुई, इसलिए गांव वालों ने मिलकर ये फैसला किया कि वो अब से हर साल यहाँ बसंत पंचमी पर ढोलकल पर्व मनाएंगे। 1 फरवरी को पूरे दिन यहाँ लोगों का हुजूम उमड़ा और ढोल ताशों की आवाज से परस्पर इलाका गूंजता रहा। गणेश मूर्ति घूम गया था, उसके लिए हम लोग फिर से उसको कलेक्टर साहब ने बोला फिर ढूंढेंगे और फिर बनाएंगे बोल के बोलने से फिर ढूंढे बनाए। उसके बाद फिर पूरे गांव वार मेला जैसे बनाएंगे बोल के पूरा मेला जैसे हम लोग एक बार उसको बना के दर्शन पूजा पाठ करके यहाँ मेला जैसे बनाएंगे बोल के इसीलिए यहाँ बनाया गया है। जब बसंत पंचमी होगा सकता है ना, उसी दिन हम लोग उत्सव मनाएंगे। हम लोग उसके बाद प्रशासन से बात करेंगे कि बसंत पंचमी जब होगा उसी दिन हम लोग मनाएंगे। इधर पुरातत्वविद अरुण शर्मा ने इस इलाके के संरक्षण के लिए सरकार को कई सुझाव भेजे हैं। महत्वपूर्ण सुझाव ये है कि इस गणेश जी की अभी पहले तो सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। दूसरा, जैसे मैंने सुझाव दिया कि इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए और सुरक्षा एक और तरीका है कि लोगों का आवागमन होता रहे तो सुरक्षा रहेगी। तो हर साल बसंत पंचमी के दिन यहाँ पर एक गणेश जी का मेला भरना चाहिए। बसंत पंचमी सरस्वती जी का भी मेला भरता है वार है, तो यहाँ मेला भरना और यहाँ तक कम से कम सड़क बना दी जानी चाहिए और यहाँ पर एक बोर लगाना चाहिए। इधर बोर
बोर लगा करके स्वच्छ जल की व्यवस्था की जानी चाहिए और यहाँ पर एक बड़ा सा हॉल बनाना चाहिए जिसमें अगर कोई तो वो रुकने का महत्व के लिए मतलब और इसके लिए हमारे पर्यटन विभाग छत्तीसगढ़ शासन को कुछ पहल करना चाहिए। 26 जनवरी को गणेश प्रतिमा के गायब होने का पता चला और 1 फरवरी को प्रतिमा दोबारा अपनी जगह पर स्थापित हो गई। इसे देखकर कहा जा सकता है कि सरकार ने डैमेज कंट्रोल के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन प्रतिमा स्थापना के साथ ही ये मामला खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि किसने गणेश प्रतिमा को गिराने का महापाप किया ये अब तक सामने नहीं आ सका है। ये भी मालूम नहीं हो पाया है कि आखिर प्रतिमा को ढहाने के पीछे का मकसद क्या था। ये दोनों प्रश्न बेहद अहम है, क्योंकि इसके जवाब जब तक नहीं मिलेंगे ढोलकल गणेश पर खतरा मंडराता रहेगा। सरकार ने आनन फानन में इस मूर्ति को तो जोड़ दिया, पर यह सवाल अब भी वहीं खड़ा है कि आखिर इस मूर्ति को किसने तोड़ा और क्यों। यदि इस सवाल का जवाब नहीं मिलता तो आने वाले समय में हमें फिर एक घटनाक्रम के लिए तैयार रहना चाहिए। तो आखिर क्यों कोई सदियों से छत्तीसगढ़ की पहचान बता रही किसी धरोहर का ऐसा हाल करना चाहेगा? इस मूर्ति को इस स्थान से हटाकर सबसे ज्यादा फायदा किसका होने वाला है? हमने अपनी पड़ताल को सही दिशा देने के लिए कुछ बिंदुओं पर गौर करना शुरू किया तो कुछ आशंकाओं से हमारी मुठभेड़ हुई। यह काम तस्करों का है या फिर किसी उन्मादी समझ का नतीजा, पर इस पूरे घटनाक्रम ने अपने पीछे कई अनसुलझे सवाल छोड़ दिए हैं। ढोलकल गणेश प्रतिमा के खंडित होने के पीछे किसका हाथ हो सकता है? हमारी टीम ने कई पहलुओं पर इसकी पड़ताल की, जिसमें पहली आशंका शरारती तत्वों पर गई, दूसरी मूर्ति चोर और तस्करों पर, तीसरी और सबसे बड़ी वजह ढोलकल पहाड़ी के नीचे दबा अकूत लौह अयस्क, चौथी वजह आदिवासियों के बीच अलग विचारधारा रखने वाले लोग और आखिर में नक्सलियों की हरकत। जैसे ही गणेश प्रतिमा के गायब होने की खबर आई, सबसे पहले नक्सलियों पर शक गया। बस्तर पुलिस ने भी इस बात की आशंका जताई। फरसपाल थाने में करीब 25 संदिग्ध माओवादियों पर केस भी दर्ज कर लिया गया, लेकिन पुलिस की इस थ्योरी में कई लूपहोल्स नजर आए। स्थानीय जानकार तो माओवादियों के हाथ होने की बात को खारिज कर रहे हैं। खुद डीजी नक्सल ऑपरेशन ने भी ऐसी किसी आशंका से इनकार किया। अब सवाल ये कि आखिर किसने प्रतिमा को नीचे गिराया होगा, क्योंकि सभी तो ये मानकर चल रहे हैं कि बिना छेड़छाड़ के अपने आप तो प्रतिमा गिर नहीं सकती। नहीं, ये माओवादी तो वो ऐसा काम नहीं किए होंगे। ये कोई सिरपिरे जो लोग हैं, बदमाश टाइप के, तो हर प्रकार के लोग रहते हैं, तो उन्हीं लोगों ने उसको वहाँ से लुढ़का उड़का दिया होगा। ढोलकल की मूर्ति को शरारती तत्वों द्वारा तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन कुछ तस्करों का इसमें हाथ हो सकता है कि वो ले जाने का प्रयास किए होंगे और ये मूर्ति गिर गई होगी। और शासन का, प्रशासन का आज तक इस तरफ ध्यान नहीं गया है। इस एंगल से भी उस मूर्ति के बारे में जांच होनी चाहिए। बस्तर में जो मामले सुलझाए नहीं जा पाते, अक्सर उन्हें माओवादियों से जोड़ दिया जाता है। ये कमजोर पुलिसिंग का नतीजा है या फिर जिम्मेदारी से बचने का आसान तरीका? ढोलकल गणेश प्रतिमा खंडित होना आसपास के गांव के लिए किसी आघात से कम नहीं था, क्योंकि वो पीढ़ियों से उस मूर्ति को पूजते आए हैं। गांव के लोग जब बैठक के लिए जुटे तो प्रतिमा किसने और क्यों तोड़ी, इस पर भी चर्चा हुई। हालांकि उनके पास भी कोई क्लू नहीं है। दरअसल गणेश प्रतिमा जहां स्थापित है वो इंसानी आबादी से करीब 8 किलोमीटर दूर निर्जन पहाड़ी पर स्थापित है, इसलिए इस घटना के बारे में किसी को भनक तक नहीं लगी। सबसे नजदीक के गांव फरसपाल के लोग जरूर दबी जुबान में इसके पीछे मूर्ति तस्करों का हाथ होने की बात कहते हैं। सबको गांव के लोग सबको जानते हो, इधर के गांव उधर के गांव, माओवादी सबको जानते हो, है ना? एरिया है जहाँ आइडिया है, कौन कर सकता है? वो तो नहीं कर सकते माओवादी की अंदाजा। मतलब आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा कौन किसके ऊपर शक कर सकते हैं? कौन से? जो भी किया होगा सर, ये सब शरारती तत्व हैं जो मतलब विकास होना देना नहीं चाहते, क्योंकि इस साल बहुत ज्यादा
पर्यटक लोग बहुत ज्यादा आए हैं इस साल। पर्यटक है सर, और क्या यह शासन से कुछ स्वीकृति भी हो रहा था पर्यटन विभाग से, और लगभग हर संडे इस साल मतलब अक्टूबर से लेके हम लोग देखे हैं वही 25-26 जनवरी तक हर संडे लगभग कोई ना कोई आता ही था यहाँ पर। ऐसे लोग जो नहीं चाहते कि यहाँ कोई आए जी, ऐसे मतलब विकास होंगे कोई। घटना की रात ग्रामीणों ने पहाड़ी के ऊपर से हेलीकॉप्टर के गुजरने की आवाज सुनी थी। इसे भी प्रतिमा की भंजन से जोड़कर देखा जा रहा है। इधर परसपाल के जिस शख्स ने प्रतिमा की गायब होने का मामला दर्ज कराया, उसने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाया। उसका ये आरोप है कि पुलिस ने इस केस को भटकाने की कोशिश की। नहीं मालूम था, हम अनभिज्ञ थे। जब पूरा शासन प्रशासन यहाँ पहुँच गई गाँव में, उसके बाद ही हमने सूचना दी। FIR तो आपके नाम से हुआ था? नाम मेरे क्यों दिए? मैं गया ही नहीं है पार करने के लिए, तो नहीं गया। मैं किसी थाने में नहीं गया ना, कहीं गया नहीं। ये तो पुलिस अपने आप को दबा डाल के करवा रही होगी। दूसरी ओर पुरातत्वविद अरुण शर्मा ने मूर्ति के खंडित होने को लेकर अपनी जांच रिपोर्ट सीएम को सौंप दी है। 16 बिंदुओं की इस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा है कि प्रतिमा को हथौड़े से नहीं तोड़ा गया, पर इरादतन इस मूर्ति को खंडित किया गया है। इतनी बड़ी गणेश की मूर्ति को आसानी से वो नहीं गिर सकता जब तक कि अगर उसमें कोई पीछे से ढकेला ना जाए, और सामने आपने देखा होगा बहुत कम जगह है। अब एक पलटी खाने के बाद ही वो नीचे लुढ़क जाएगी, है ना। तो ऐसे इतने दिनों से तो नहीं गिरी। तो इरादतन किसी ने किया होगा? इरादतन ऐसा लगता है। अब वो पहचान कोई निशान वो तो पुलिस वाले करेंगे जी। पर आपने तो मूर्ति देखी थी। हाँ। क्या लगता है आपको कि ऊपर हथौड़ा मारा गया या ऐसा कोई चोट के निशान? नहीं, हथौड़ा तो न मारा नहीं गया। अगर ढकेला गया होगा तो सब्बल लगा के ढकेला गया होगा, लकड़ी लगा करके। हथौड़ा के कोई निशान जी। मूर्ति के टुकड़ों को आपने जोड़ा था, तो उसको देखने से आपको लगा ऐसा कि मूर्ति के टुकड़ों को पुलिस थाने में लाए थे जी, और वहाँ पर उसमें कोई ऐसे निशान है, ऐसा कुछ अंदाज? नहीं। अगर इसीलिए कह रहा हूँ ना कि हथौड़ा मारने का कोई निशान नहीं है किसी में चोट का, लेकिन अब सब्बल से आप ढकेलेंगे तो कोई निशान नहीं होगा, वो तो चट्टान पे निशान बनेगा सब्बल का। अब वो मिट गया होगा। हालांकि इस मूर्ति को दोबारा स्थापित करने वाले पुरातत्व विभाग के टेक्नीशियन प्रभात सिंह ये कहते हैं कि मूर्ति की गर्दन पर कुल्हाड़ियों के निशान हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिन्होंने भी इस मूर्ति को तोड़ा होगा, उनके हाथों में धारदार हथियार थे, जिसका इस्तेमाल अक्सर जंगल में लकड़ी काटने के लिए होता है। इसी हथियार से पहले तो मूर्ति पर कई बार किए, फिर जब मूर्ति नहीं टूटी तो कई लोगों ने इसे उठाकर पहाड़ी से नीचे फेंक दिया, और इसी वजह से इस मूर्ति के कई खंड हुए। चोट के निशान हैं, उनको देखकर ऐसा लगता है कि किसी कुल्हाड़ी वगैरह से चोट की गई है, धारदार हथियार से चोट की गई है, किंतु कठोर पत्थर होने के कारण वो खंडित नहीं हुई। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि जिस व्यक्ति ने भी उसको गिराया हो, वो न टूटने की वजह से फिर वहाँ से धक्का दे दिया। तो आपने ग्रामीणों की बात सुनी और पुरातत्व विभाग की तकनीशियन की भी। इन बातों से ये तो तय है कि प्रतिमा को शरारती तत्वों ने नहीं, बल्कि साजिशन नुकसान पहुंचाने की नियत से तोड़ा गया। लेकिन यक्ष प्रश्न वही, आखिर कौन है वो? सैकड़ों साल पुरानी ढोलकाल की मूर्ति महज आस्था ही नहीं, बस्तर के सांस्कृतिक वैभव की भी पहचान थी। लेकिन इस मूर्ति का खंडित होना आस्था और विश्वास के साथ साथ एक बस्तर की अमूल्य धरोहर को खो देना है। पड़ताल में छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं पड़ताल में कुछ और अहम पड़ताल के साथ। ढोलकाल पर्वत पर हजारों साल से यह ऐतिहासिक धरोहर मौजूद थी। वर्षों पहले इस पर्वत के शिखर पर कई क्विंटल वजनी मूर्तियां आखिरकार कैसे लाई गई होंगी, ये सोचकर भी हैरत होती है। गणेश प्रतिमा का शिल्प और मंदिर के भग्नावशेष ये बताते हैं कि छिंदक नागवंशियों राजाओं के लिए ये कितनी अहम जगह रही होगी। दक्षिण बस्तर के सर्वाधिक प्राचीन शिल्प को छिंदक नागवंशी राजाओं ने बनवाया। दंतेवाड़ा स्थित दंतेश्वरी मंदिर, बारसूर के प्राचीन मंदिर और फिर ये प्रतिमा, ये इस बात का प्रमाण है कि 1000 साल पहले छिंदक नाग राजाओं के दौर में यहाँ शिल्प कला ने कितनी उन्नति कर ली थी। नागवंशी राजा गणेश
और शिव उपासक थे। इसलिए सैकड़ों प्राचीन मंदिर अब भी इस इलाके में मौजूद हैं। ढोलकाल का यह गणेश मंदिर भी नागवंशी काल के नगीनों में से एक है। यहाँ जो गणेश प्रतिमा बनाई गई वो शास्त्रीय पद्धति के अनुसार है। ऐसी मान्यता है कि भगवान परशुराम और भगवान गणेश का युद्ध वहां पर हुआ था और उस युद्ध के दौरान भगवान परशुराम जी ने गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया था। तो उस घटना को चिरस्थायी बनाने के लिए उस समय जो छिंदक नागवंशी राजा थे, उनको जब इस बात की जानकारी मिली, उन्होंने गणेश जी की प्रतिमा वहां स्थापित की और जो पहाड़ के नीचे जो बस्ती है उसका नाम उन्होंने फरसपाल रखा। आज भी फरसपाल की बस्ती में एक मूर्ति है, पुरानी मूर्ति है ना, फरसा पकड़े हुए प्रतिमा है, उसकी लोग पूजा करते हैं और सालाना वहां पर मेला भी लगता है। ढोलकल की गणेश प्रतिमा 2.5 फीट ऊंची थी। कमलाकृति पीठ पर सुखासन स्थिति में बैठे गणेश जी की ध्यान मुद्रा में प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई। गणेश की 4 भुजाओं में से एक में अक्षमाला, दूसरे हाथ में पाश, जबकि एक हाथ में मुष्टिका और मोदक रखा था। मूर्ति एक दंत है और शास्त्रीय पद्धति के अनुसार ही गणेश जी के सिर पर कर्ण मुकुट बनाया गया है, जो कि गणेश की मूर्तियों के लिए एक विशेष तरह का मुकुट है। मूर्ति के गले में मुक्त माल यज्ञोपवीत के रूप में जंजीर की तरह एक माला है। पेट पर नागोपवीत है, जो नागवंशी राजाओं का प्रतीक चिन्ह भी है। ये पूरा शिल्प इतना खूबसूरत और बेजोड़ है कि हजारों साल बाद भी मूर्ति में जरा भी बदलाव नहीं आया था। हालांकि अब नई मूर्ति 100% पहले जैसी ही है, पर थोड़ी कसर जरूर रह गई है। ढोलकल पहाड़ी में स्थित चबूतरा और ईंट सफेद ग्रेनाइट की हैं, जबकि इस पहाड़ी में जो पत्थर मिलते हैं वो नीले रंग के हैं। माना जाता है कि यहाँ की सारी मूर्तियां बारसूर में बनी और फिर उन्हें यहाँ लाकर स्थापित किया गया। वहां से इतनी ऊंचाई पर इस मूर्ति को कैसे पहुंचाया गया होगा, ये सोचकर दिमाग भी चकरा जाता है। यही बात इस प्रतिमा को और भी अनूठी बना देती है। वैसे भी पूरे राज्य में इतनी ऊंचाई पर इसके अलावा कोई दूसरा गणेश धाम नहीं है, इसलिए ये धाम अपने आप में बेजोड़ है। नरेश मिश्र, IBC 24, जगदलपुर। तो ढोलकल की प्रतिमा आखिर किसकी आंख के लिए किरकिरी बन गई? इस सवाल पर विचार करें तो जो संभावित जवाब सामने आते हैं उनमें से एक का संबंध हाल के बरसों में शुरू हुई आदिवासी केंद्रित राजनीति से है। इस अवसरवादी राजनीति ने बस्तर में एक नए ढंग का बंटवारा शुरू कर दिया। इतिहास को नए और विवादित ढंग से दिखाने की कोशिश कुछ लोग करते रहे। कहीं उसी का यह नतीजा तो नहीं कि बहकावे में आकर किसी ग्रुप ने अपनी धरोहर को उजाड़ने का यह अपराध कर दिया। बस्तर बीते कुछ दशकों में एक युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। केवल माओवादी हिंसा की बात हम नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ लड़ाई कई रूपों और कई स्तरों पर शुरू हो चुकी है। इसका नतीजा ये हुआ कि सदियों से अखंडित रहा बस्तर बंटने लगा है। जातियों में, समूहों में, वैचारिक आधार पर और धर्म के आधार पर भी। इसके लिए कोई एक वर्ग या व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। बहुत से लोग अवसरवादी सियासत के चलते ये कर रहे हैं। नतीजा, बस्तर के सामाजिक ढांचे में अब दरार पड़ने लगी है। विभाजनकारी राजनीति की वजह से ही आज आदिवासियों का एक वर्ग हिंदू देवी देवताओं, पौराणिक मान्यताओं और मूर्ति पूजा के खिलाफ अपनी भावनाएं जाहिर करता नजर आता है। पहले ऐसा कभी नहीं होता था। जब से आदिवासी समाज क्यों और किस तरह अलग है, इस बात को अंडरलाइन किया जाने लगा है। अलगाव भी बढ़ने लगा है। मूल धर्म तो प्रकृति है, प्रकृति के बाद ही जो मूर्ति पूजा आया है कि नहीं। तो जो जैसे बूढ़ा देव अपन उसको मानते हैं, जैसे बूढ़ा देव माने शंकर भगवान, माने शंकर भगवान ही प्रकृति की रचना उसने यहाँ पे करी है। तो उसकी पूजा आराधना जो है ना आदिवासी सदियों से करता रहा है। उसके बाद जो भी लोग आए हैं तो वो प्रकृति में से ही मूर्ति बना के उसकी पूजा अर्चना करने लगे, मंत्रों का उच्चारण करने लगे और जो लिखित जो मंत्र है उनका। लेकिन आदिवासियों का लिखित मंत्र कुछ नहीं है, वो अपने स्व से निर्मित किए हुए अपने उसी के आधार पर प्रकृति से जो चीजें मिलती हैं उसी के आधार पर वो पूजा पाठ करते हैं।
बस्तर सदियों से सनातन सभ्यता का मरकज रहा है। आदिम समुदाय से उसका कभी अलगाव नहीं रहा, बल्कि आदिम मान्यताएं हमेशा से सनातन संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रही है। तभी तो पाथरी, दंतेवाड़ा, बारसूर और भैरमगढ़ से लेकर ढोलकल तक सनातन संस्कृति और आदिम मान्यताएं एक साथ कदमताल करती दिखाई देती हैं। अब जबकि हम अलग हैं, हमारा इतिहास अलग है, हमारी पहचान अलग का नारा बार बार बुलंद होने लगा है, तो कुछ लोग इसके बहकावे में आ ही रहे हैं। ऐसे में ये आशंकाएं भी जाहिर की जा रही हैं कि कहीं ढोलकल कांड की कर्ता धर्ता कुछ ऐसे बहके हुए लोग तो नहीं जिन्होंने संकीर्ण पहचान और उग्र अस्मिता की खातिर 1000 साल की धरोहर को बलि चढ़ा दिया। नरेश मिश्र, IBC 24, ढोलकल। ढोलकल बस्तर के बैलाडीला इलाके में मौजूद है। वहीं बैलाडीला जहां एशिया का सबसे बड़ा लौह भंडार मौजूद है। 1968 राष्ट्रीय खनिज विभाग निगम यानी NMDC ने यहां उत्खनन का काम शुरू किया था। तब से लेकर अब तक उसने कुल कमाई का 2/3 मुनाफा यहीं से कमाया। इस तफसील से आपको इतना अंदाजा होगा कि ये इलाका कितना बेशकीमती है। दरअसल ढोलकल की पहाड़ी के बारे में यही कहा जाता है कि इसमें अकूत लोहा मौजूद है, लेकिन इसी माइनिंग इसके यहां पर नहीं हो पा रही। कुछ लोग इसे गणेश जी की प्रतिमा को उसकी वजह भी मानते हैं। तो आशंका यह भी है कि कहीं ढोलकल में मौजूद लोहे के दोहन के लिए तो प्राचीन गणेश प्रतिमा पर यह कुठाराघात नहीं किया गया। बैलाडीला की इन्हीं पहाड़ियों से निकलता है दुनिया का सबसे आला दर्जे का लोहा। बस्तर के लोहे से देश को अरबों का राजस्व मिलता है। 48 किलोमीटर के दायरे में फैले इस भूभाग में बेशुमार लोहा मौजूद है। यहाँ अब तक 14 ब्लॉक्स में ही काम हो पाया है, जबकि यहाँ की हर पहाड़ी लोहे से भरी पूरी है। बुनियादी ढांचे के लिए लोहा सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे में भारत जैसे बढ़ते हुए देश में लोहे की बड़ी डिमांड है। हाल के वर्षों में बैलाडीला के लोहे का दोहन तेज हुआ है। NMDC ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक बैलाडीला के इन पहाड़ों से हर साल करीब 600 मिलियन टन लोहा निकाला है। बस्तर में NMDC का प्रोजेक्ट तो है ही, साथ ही निजी कंपनियों की नजरें भी यहाँ की लोहा खदानों पर हमेशा टिकी रहती हैं। टाटा, SR जैसी कंपनियां यहाँ प्लांट लगाने में दिलचस्पी भी दिखा चुकी हैं। देश की कई और बड़ी स्टील कंपनियों की नजर यहाँ के लोहा भंडार पर है। बैलाडीला रेंज में मौजूद ढोलकल पहाड़ी भी लोहे का अकूत खजाना लिए बैठी है, लेकिन इसके शिखर पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है, इसलिए इसकी माइनिंग नहीं हो पा रही है। कुछ लोग ये आशंका जता रहे हैं कि कहीं बेखटके माइनिंग करने के लिए तो गणेश प्रतिमा को नीचे नहीं धकेला गया। यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि ये पूरा इलाका खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से एक समृद्ध क्षेत्र है, इसलिए ये तो अवश्य रूप से जांच होना चाहिए कि कहीं किसी प्रकार के खनिज माफियाओं की साजिश तो नहीं है इस प्रतिमा को गिराने में, और इसे जांच के अन्य विषयों के साथ शामिल करना चाहिए। ढोलकल की बात आ रही है जहाँ पे इस मूर्ति का मामला सामने आया है। एक्चुअली ये भी आयरन ओर का एक डिपॉजिट का एरिया है। बैलाडीला क्षेत्र में करीब 14 डिपॉजिट जो है वो NMDC के द्वारा सर्वे करके और चिन्हांकित किए गए हैं। ये अलग बात है कि यहाँ पे लॉ हैस की जो क्वालिटी है वो मूल क्वालिटी जो 67-68% फेरस की मात्रा मिलती है उससे थोड़ा कम है, 57 से 58% के आसपास है। लेकिन ये पूरा पेच जो है जहाँ पे मूर्ति गिरने की बात आई है, ये पूरा इलाका लॉ हैस की पहाड़ियों का क्षेत्र है। बहुत सारी निजी कंपनियां हैं जिनमें भी होड़ मची हुई है बैलाडीला की लॉ हैस की पहाड़ियों में माइनिंग लीज लेने के लिए। तो बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो माइनिंग लेने के इच्छुक लोग हैं उनके द्वारा भी इस घटना को अंजाम देने के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। अगर लोहे के लालच में गणेश प्रतिमा को हटाने की कोशिश हुई हो तो कोई हैरत की बात नहीं, क्योंकि बस्तर में खनिजों के दोहन के लिए प्रकृति और इतिहास से छेड़छाड़ लगातार होती रही है। लेकिन आयरन ओर के लिए ऐसा किया गया है तो गंभीरता से इसकी जांच की जरूरत है, क्योंकि आज प्रतिमा को नष्ट करने की कोशिश हुई है तो कल कोई उससे भी ज्यादा संगीन साजिश को अंजाम दे सकता है। वैसे बस्तर की पुरा संपदा कभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रही है। बीते 3 दशकों से तस्कर लगातार मूर्तियां चुराते रहे हैं और बस्तर की बेशकीमती मूर्तियां मंदिरों से गायब होती रही हैं। तो ये रही ढोलकल कांड पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट।
पर हमारी चिंता केवल ढोलकल ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में बिखरी धरोहर है। ढोलकल से मिलने आघात ने प्रदेश के पुरातत्व विभाग को भी सचेत कर दिया। अब पुरातत्ववेत्ता प्रदेश भर के ऐतिहासिक महत्व की जगहों को सहेजने के लिए सर्वे कर रहे हैं। इस सर्वे की शुरुआत कवर्धा के भोरमदेव से की गई। खुद पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर अपनी टीम के साथ यहां पहुंचे और भोरमदेव मंदिर, छेरकी महल, मड़वा महल का सर्वे किया। इसके बाद टीम पचराही भी पहुंची। कुछ दिनों पहले यह बात सामने आई थी कि अगर भोरमदेव मंदिर को सहेजा नहीं गया तो वो गिर सकता है। तो उम्मीद करें कम से कम जो धरोहर बच गए हैं उन्हें अब किसी भी कीमत पर असुरक्षित छोड़ा नहीं जाएगा। 27 जिलों का हम पूरा दौरा करेंगे और 27 जिलों की समस्त तहसीलों में जहां भी हमको मालूम चलता है कि कोई भी धरोहर कहीं भी है उसको हम पहले सहेजना चाहेंगे। पहले उसकी हम लिस्टिंग करेंगे। सबसे पहले उनका उम्र निकालेंगे, कब के हैं, किस शताब्दी के हैं, किससे संबंधित हैं, उनका इतिहास क्या है और उसका फिर संरक्षण की स्थिति आज की क्या है और जितनी हमको आवश्यकता पड़ेगी, जिस तरह के संरक्षण की आवश्यकता, यदि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, सिविल वर्क करना है, केमिकल ट्रीटमेंट करना है, कंजर्वेशन करना है, जो भी कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी वो सब हम करेंगे। तो पड़ताल में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।